Hello everyone, welcome back to Psyche Chat with Shikha Sharma. We are doing our chapter 2, Self and Personality. Actually, ये जो चैप्टर है इसका लास्ट पार्ट ही बचा है अब हमारे पास करने के लिए. सो आज 9th वीडियो है एंड इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं द पार्ट ऑफ असेसमेंट. राइट, असेसमेंट को हम 3 क्लासेस में कवर करेंगे. ऑफ कोर्स हमें कोई ऐसी हड़बड़ी नहीं है कि हम बहुत जल्दी चैप्टर कवर करना है, सिलेबस कवर करना है, ऐसा कुछ नहीं है. हम बहुत रिलैक्स होकर चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे. ठीक है, और उसके बाद एक लेक्चर लगेगा किस चीज के लिए? फॉर द क्वेश्चन बैंक. राइट, तो नेक्स्ट 4 डेज के अंदर अंदर हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे. ओके, yesterday I was not able to record the video, so कल को यानी थर्सडे को कंपेंसेट करने के लिए आई विल बी पोस्टिंग वीडियो ऑन सैटरडे. ठीक है, ऑलराइट. चलिए फिर शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, है ना? ओके, सो द पार्ट ऑफ असेसमेंट. यहाँ पे हम कुछ चीजें पहले अंडरस्टैंड कर चुके हैं. लाइक असेसमेंट क्या है इन आवर प्रीवियस चैप्टर एज इन चैप्टर नंबर 1. वहां पे हमने बात की थी साइकोमेट्रिक असेसमेंट के बारे में. साइकोमेट्रिक असेसमेंट से सिंपली मतलब होता है कि वो असेसमेंट जब हम मैथमेटिकल टेस्ट को यूज करते हैं, जब हम एक सेकेंड, गिव मी 1 सेकेंड. हाँ, या sorry, I got a call, so I had to pause the video. Okay, ऑलराइट, वेयर वर वी? हाँ, साइकोमेट्रिक टेस्ट. साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है वो हम चैप्टर 1 में डिस्कस कर चुके हैं. तो बेसिकली साइकोमेट्रिक टेस्ट कोई भी टेस्ट जिसके थ्रू हम एक इंडिविजुअल की एबिलिटीज को असेस करते हैं, जैसे उसकी इंटेलिजेंस, उसकी पर्सनालिटी, उसका एप्टीट्यूड एंड ऑल, तो वो सब होते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट. ठीक है, अब असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी में हम और कौन से टेस्ट को यूज कर सकते हैं वो हम देखेंगे. यहाँ पे हम बेसिकली 4 होते हैं: साइकोमेट्रिक टेस्ट, सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स, देन प्रोजेक्टिव टेस्ट एंड बिहेवियरल टेस्ट. 4 होते हैं. 4 में से एक साइकोमेट्रिक टेस्ट हम कर चुके हैं चैप्टर 1 में, तो बाकी के 3 हम यहाँ पढ़ने वाले हैं. ठीक है, ओके. तो पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि असेसमेंट क्या है. असेसमेंट हम ऑलरेडी जानते हैं इस टर्म का मतलब क्या है, दैट आल्सो वी हैव डिस्कस्ड इन चैप्टर 1. बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पर्सनैलिटी असेस करने का क्या मतलब होता है. So basically, assessment of personality means a formal effort aimed at understanding personality. See, over here it is कि कोई भी ऐसा formal effort जो हम किसी की भी personality को understand करने के लिए use करते हैं या basically effort करते हैं, that is personality assessment. Formal का मतलब क्या हुआ? एक structured and properly objective measure. फाइन, एक पर्टिकुलर हम टेस्ट यूज कर रहे हैं, एक ऐसा मेजर यूज कर रहे हैं विच इज स्ट्रक्चर्ड एंड ऑब्जेक्टिव. फाइन, ओके. ऑब्जेक्टिव से मतलब ये नहीं कि उसमें ऑब्जेक्टिव वाले एक ऑप्शंस गिवन होंगे, यू जस्ट हैव टू टिक. ऑब्जेक्टिव का मतलब वो है दैट इज फार अवे फ्रॉम सब्जेक्टिविटी. गॉट इट? यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का मतलब ये नहीं है कि वहां पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे एंड यू जस्ट हैव टू टिक अ पर्टिकुलर आंसर, ऐसा नहीं है. यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का मतलब है एब्सेंस ऑफ सब्जेक्टिविटी. ऑलराइट, चलिए. सो असेसमेंट रेफर्स टू द प्रोसीजर यूज्ड टू इवैल्यूएट और डिफरेंशिएट पीपल. तो यहाँ पे हम पर्सनैलिटी को असेस करते हैं. ना सिर्फ हम पर्सनैलिटी को असेस कर रहे हैं, बट हम उसको इवैल्यूएट भी कर रहे हैं और उसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं बाकी लोगों से. ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स. ऑफ कोर्स हर एक इंडिविजुअल अपने आप में अलग है ना? अब हर एक इंडिविजुअल की अपनी खुद की एक अलग पर्सनालिटी है, अपना खुद का एक एक वे ऑफ डीलिंग है विद सिचुएशन एंड एज पर एनवायरनमेंट. हर एक की अपना अपना अलग अलग पर्सनालिटी है ना? अब वो जो पर्सनालिटी है उसको हमें असेस करना है, हमें देखना है कि वो पर्सनालिटी एक्चुअली है कैसी. तो हम यहाँ पे पर्सनालिटी असेसमेंट को यूज करते हैं. The goal of assessment is not only to understand the behavior but also to predict the behavior with the minimum error and maximum accuracy.
सो मतलब क्या हुआ इस चीज का, हमारी असेसमेंट का गोल क्या है, टू प्रिडिक्ट द बिहेवियर, कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक इंडिविजुअल किस तरीके से बिहेव करने वाला है या कर सकता है, हम उस चीज को प्रिडिक्ट करने वाले हैं। फाइन, तो उस प्रिडिक्शन को ध्यान में रखते हुए उसी के अकॉर्डिंग हम असेसमेंट के लिए टेस्ट जो है, जो भी हमें मेजर्स, जो भी हमें टेस्ट एंड एनीथिंग व्हाट एवर यू वांट, वो हम उसको प्रिपेयर करते हैं। राइट, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एरर जो है वो मिनिमम हो और एक्यूरेसी मैक्सिमम हो। राइट, ओके, नेक्स्ट इज बिसाइड्स प्रमोटिंग आवर अंडरस्टैंडिंग, assessment is also useful for diagnosis, training, placement, काउंसलिंग एंड अदर पर्पसेस। सिर्फ हम डायग्नोस कर रहे हैं अगर किसी भी पर्सनैलिटी असेस कर रहे हैं किसी भी पर्सनैलिटी को, किसी भी इंडिविजुअल को, तो वो सिर्फ डायग्नोसिस के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इसीलिए उसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं, उसको असेस कर रहे हैं कि हमें कोई किसी भी तरीके की साइकोपैथोलॉजी को वहां पे जज करना है, किसी भी तरह के डिसऑर्डर को वहां पे डायग्नोस करना है, ऐसा नहीं है। हम उसके साथ साथ में हम ट्रेनिंग, प्लेसमेंट और काउंसलिंग वगैरह के जो पर्पस के लिए उसके अकॉर्डिंग भी हम पर्सनैलिटी को असेस करते हैं। जैसे कि हम कभी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमसे पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चनर दिए जाते हैं, हमें एप्टीट्यूड के लिए हमें एप्टीट्यूड टेस्टिंग वहां पे होती है बहुत सारे कंपनीज में, है ना। तो वो क्या कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि आप उनकी कंपनी में काम करने के लिए वहां पे एबिलिटी रखते हैं कि नहीं रखते हैं। ठीक है, समझ आ गया। काउंसलिंग के लिए भी हम करते हैं, क्योंकि जब हमें समझ नहीं आता है, या कभी ऐसा भी होता है काउंसलर को भी या इंडिविजुअल को पता नहीं कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, तो वहां पे हम टेस्ट को यूज करते हैं एंड टेस्ट के थ्रू हम किसी की पर्सनैलिटी को असेस करते हैं और हम पता लगाते हैं कि प्रॉब्लम एक्चुअली है कहाँ। तो वो काउंसलिंग पर्पस के लिए भी हो जाता है ना। समझ आया, असेसमेंट का कॉन्सेप्ट समझ आया कि हम पर्सनैलिटी को असेस करने की हमें जरूरत क्यों पड़ी और क्या पर्पस होता है इस चीज का। राइट, चलें आगे। अब यहां पे हम आज करने वाले हैं सिर्फ सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स। बिल्कुल, बहुत ज्यादा हम नहीं करेंगे। हमारे यहाँ पे 3 टेस्ट है, MMPI है, एक 16PF है और आईसिंक का क्वेश्चनर है, तो वही हम EPQ वो है, और तीन को ही हम सिर्फ यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज, और फिर हम कल करेंगे प्रोजेक्टिव टेक्निक्स एंड आफ्टर दैट विल बी डूइंग बिहेवियरल टेक्निक। बिल्कुल, तो उसमें ऐसा कुछ बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है। असेसमेंट को एक लेक्चर में भी हम कवर कर सकते हैं, बट आई जस्ट वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड इन अ मोर बेटर वे। फाइन, तो इसी वजह से मैं ऐसा कर रही हूँ कि मैं इसको 3 पार्ट में ब्रेक करके फिर आपको चैप्टर कवर करा रही हूँ, मतलब टॉपिक कवर करा रही हूँ, और उसके बाद जो हमारा लास्ट पार्ट बचेगा क्वेश्चन बैंक का। 3rd चैप्टर है वो बहुत लाइट सा है, और 4th चैप्टर जो रहेगा वो फिर आगे हमारा 4th और 5th डिसऑर्डर्स का और थेरेपीज का रहेगा। बट अगर हम देखें विद इन अ मंथ वी हैव कवर्ड 2 चैप्टर्स, इट्स अ गुड थिंग। और क्या, और उसमें फिर हमने बहुत सारी छुट्टियां भी तो ली हैं। सैटरडे संडे हमने काम नहीं किया, हमने रिकॉर्डिंग नहीं करी, वीडियोस वगैरह नहीं अपलोड करी, और इंडिपेंडेंस डे की भी छुट्टी थी, और भी कई इस तरह से छुट्टियां आई हैं बीच में जब हमने वीडियोस अपलोड नहीं करी है। सो इट्स कम्प्लीटली फाइन ना, है ना। चलिए, नेक्स्ट मंथ हमारे और 2 से 3 चैप्टर, मोर देन 2 चैप्टर्स हम लोग कवर कर लेंगे होपफुली। चलो, ओके, नाउ सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स। इट वाज ऑलपोर्ट, सबसे पहले शुरुआत किसने करी थी, आलपोर्ट ने, who suggested that the best method to assist a person is by asking her or him about herself or himself. एल्फोर्ड का कहना क्या था कि बेस्ट मेथड, डोंट यू थिंक द बेस्ट मेथड इज कि जो भी इंडिविजुअल है उससे आप जाकर सामने से पूछ लो आपका नेचर कैसा है, क्या आप ऐसी चीजें करते हैं, टिक करें, क्या आप ऐसी चीजें करते हैं, यहां टिक करें। दिस लीड टू द यूज ऑफ सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स, कि इंडिविजुअल खुद को जितना अच्छे से जानता है उतना अच्छे से तो किसी और को नहीं जानना चाहिए, एज पर हिज व्यू पॉइंट। और हालांकि होता ऐसा इसका अपोजिट है, हम दूसरों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं बट हम अपने आप को सबसे कम जानते होते हैं, है ना।
अब मैं आपसे आपके फ्रेंड के बारे में पूछने बैठूं, आपका फ्रेंड कैसा है, आप उसके ऊपर पूरा ऐसे लिख सकते हैं। खुद के बारे में लिखना हो तो लिख पाएंगे? आप सोचो, जब मैंने इनिशियल वीडियोस में आपको कहा था कि आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पता करना है, किया? कितने लोग कर पाए थे? ये आप खुद जानते हैं। और जो लोग आज वीडियो देख रहे हैं, मतलब जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, तो मैं उनको बता दूं कि स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का क्या मतलब सीन था। वो था कि आप सबको मैंने एक टास्क दिया था, यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड राइट डाउन एनी 5 ऑफ योर स्ट्रेंथ्स एंड योर वीकनेसेस, 5 वीकनेसेस, वो आपको लिखना था। व्हेन आई वाज स्टडिंग, और जब मुझे ये टास्क दिया गया था, when I was a student initially in the first year of my college, so उसमें it took way longer time than anything else, like अपने आप की स्ट्रेंथ में अच्छी चीजें क्या है? अच्छी चीजें ढूंढने की कोशिश करते हैं तो बुराइयां नजर आती हैं, बुराइयां ढूंढने की कोशिश करते हैं कि नहीं यार इतने बुरे तो नहीं है हम, अच्छी चीजें भी हैं हमारे अंदर, तो वो चीजें आती हैं, हम अपने आप को इवेल्युएट नहीं कर पाते हैं, ये होता है। बट एल्फोर्ड का कहना क्या था कि ये बेटर नहीं है कि मतलब बेस्ट मेथड क्या हो सकता है, आप किसी भी इंडिविजुअल के बारे में कैसे बता सकते हैं? आप डायरेक्ट जाके उसी से पूछ लो, बिल्कुल, राइट? ओके, सो दीज आर फेयरली स्ट्रक्चर्ड मेजर्स ऑफन बेस्ड ऑन थियोरी। ज्यादातर ये बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड मेजर्स होते हैं और ज्यादातर किस पे बेस्ड होते हैं? थियोरी पे। दैट रिक्वायर सब्जेक्ट टू गिव वर्बल रिस्पॉन्सेज। वर्बल रिस्पॉन्सेज मतलब ऐसा नहीं कि आपको बोल के जवाब देना है, बेसिकली वहां पे लैंग्वेज को यूज किया गया है, तो आपको वहां पे टिक करना होता है या रेटिंग स्केल वगैरह होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्सेज देने होते हैं यूजिंग सम काइंड ऑफ रेटिंग स्केल। कि अगर अच्छा आप बताइए कि आप दिन में कितनी बार झूठ बोलते हैं, मतलब दिन में झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, तो कितना झूठ बोलते हैं उसको आपको रेट करना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 रेटिंग स्केल पे। बहुत ज्यादा, बहुत कम, 5 इज 4, 4 जो होगा मिनिमम, लाइक मिडिल होगा, तो आप लाइक एवरेज है बीच में, अगर आपने 5 पे टिक किया, 4 पे टिक किया तो। सो इन दैट वे इस तरह से एक रेटिंग स्केल होता है, रेटिंग स्केल पे फिर आप उस पे उसके जो है रिस्पॉन्सेज अपने देते हैं, तो वहां पे लैंग्वेज यूज हुई है, दैट इज व्हाई इट इज अ वर्बल टेस्ट और वर्बल रिस्पॉन्स यू हैव टू गिव। गॉट इट? द मेथड रिक्वायर्स द सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्टिवली रिपोर्ट his or her own feelings with respect to various items। अलग अलग क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उनमें आपको सब्जेक्टिवली नहीं, आपको ऑब्जेक्टिवली रिपोर्ट करना है कि एज अ थर्ड पर्सन, लाइक आप अपने आप को ऐसे जजमेंट मत करें कि मैं क्या करता हूं। सपोज करें कि आप किसी और के बारे में कर रहे हैं, अपने आप को एज अ थर्ड पर्सन देखें और फिर सोचें क्या ये लड़का ऐसा करता है, क्या ये इंसान ऐसा करता है कि नहीं करता है, तो वहां पे आप अपने जो है ट्रू आंसर्स दे पाएंगे। लेकिन अगर आप खुद को इन्वॉल्व करने लगेंगे कि नहीं मैं ऐसे करता हूँ कि नहीं करता हूँ, मतलब जस्ट गिविंग सम काइंड ऑफ नो डिस्क्रिप्शन, आई एम जस्ट डिस्क्राइबिंग द थिंग्स, ओके, तो जब हम खुद को इन्वॉल्व कर लेते हैं तो वहां पे हमारी सब्जेक्टिविटी आ जाती है और अपने आप को लेके हम बहुत जजमेंटल हो जाते हैं कि नहीं यार मैं ऐसे तो नहीं करता, मैं ऐसे तो नहीं हूँ, तो वो वाली चीजें आ जाती हैं। ठीक है, ओके। So the first test is Minnesota Multiphasic Personality Inventory। मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, इसको हम क्या कहते हैं? MMPI। ठीक है, अब इन टेस्ट के बारे में आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, कुछ ही पॉइंट्स आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है डेवलप्ड बाय हाथवे एंड मैकिनले। तो मैकिनले और हाथवे ने इस टेस्ट को डेवलप किया था, बनाया था। एक्चुअली आज मैं कहीं और हूँ, एज एन आई एम नॉट एट माई प्लेस, तो और मेरे पास मेरा जो पेन है वो मैं भूल गई हूँ, सही में आई हैव फॉरगॉटन माई पेन, तो आई एम जस्ट ट्राइंग, वो काइंड ऑफ जुगाड़ होता है ना जिसको कहते हैं। सो आज के और कल की वीडियो में आपको जुगाड़ी देखने को मिलेगा। आई विल बैक टू माई पेस अगेन ऑन मंडे। ठीक है, ओके। So the test is developed by Hathway and
मैकिनले। ऑलराइट, नाम आपको याद रखना है बिल्कुल। इफेक्टिव इन आइडेंटिफाइंग वेराइटीज ऑफ साइकोपैथोलॉजी, ये टेस्ट है साइकोपैथोलॉजी के लिए यूज हुआ था या डेवलप हुआ था। साइकोपैथोलॉजी मतलब अलग अलग तरह के डिसऑर्डर्स के लिए ये टेस्ट है, ये यूज हुआ था, मतलब बनाया गया था बेसिकली। और इसका रिवाइज्ड वर्जन को हम क्या कहते हैं, MMPI-2। ठीक है, इतने पॉइंट्स हुए। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके, अब टेस्ट में है क्या, कंसिस्ट ऑफ 567 स्टेटमेंट्स। ये जो टेस्ट है इसमें 567 स्टेटमेंट्स हैं, जिसमें इंडिविजुअल को बताना है कि वो ट्रू है कि फॉल्स है। बस, ऐसा नहीं है कि टेस्ट आपको कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है या ऐसा है। आपकी सिचुएशन, लाइफ की जो सिचुएशन, लाइफ की जो भी सर्कमस्टांसेस होते हैं उन पे बेस्ड स्टेटमेंट्स गिवन है, बट स्टेटमेंट्स बहुत ज्यादा है, 567। उनमें आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। अब टेस्ट जो है वो 10 सब स्केल्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि 567 स्टेटमेंट्स को हमने 10 सब स्केल्स में डिवाइड किया है। ठीक है, जो क्या करती है, अभी जो आगे देखो यहाँ पे, विच सीक्स टू डायग्नोज hypochondriasis, it's a disorder, psychological disorder, depression, hysteria, psychopathic deviant, masculinity and femininity, paranoia, schizophrenia, mania and social introversion। ये सारे क्या हैं, ये सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं। तो इन 10 सब स्केल, ये 10 सब स्केल्स के नाम भी हैं, और उस पर्टिकुलर सब स्केल में हम देखते हैं कि इंडिविजुअल को सपोज डिप्रेशन है या नहीं है, हाइपोकॉन्ड्रियासिस है या नहीं है। तो इस तरीके से हम इंडिविजुअल को प्रॉपरली असेस करते हैं। ठीक है, और इसका जो इंडियन वर्जन है वो बनाया है किसने, मलिक एंड जोशी ने, और उसका नाम क्या है, जोधपुर मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी, JMPI। ठीक है, दैट इज इट। ये टेस्ट है जनरली ये यूज होता है हॉस्पिटल्स में या काउंसलिंग सेंटर्स में। हाँ, ये हम लोग कभी भी स्कूल्स में या कॉलेजेस में इस टेस्ट को हम यूज नहीं करते। ठीक है, अब अगर आप बुक में देखेंगे तो उसका इतना सा पैराग्राफ दिया हुआ है, उसी को आपको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टेस्ट की तरफ चलते हैं। उसके बाद लास्ट में हम कुछ चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या होना चाहिए, क्या है क्या नहीं, मतलब कैसे हम इनको याद करेंगे, क्या करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज आइसिंग पर्सनैलिटी क्वेश्चनर, EPQ। EPQ ऑफ कोर्स जैसे नाम बता रहा है आइसिंग, ये आइसिंग ने दिया है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, आइसिंग का जो क्वेश्चनर है, लाइक आइसिंग की थ्योरी हमने पढ़ी थी ना, इंट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन, न्यूरोटिसिज्म एंड साइकोटिसिज्म की जो थ्योरी दी थी इन्होंने, वो हमने पढ़ी थी। ठीक है, वही थ्योरी पे बेस्ड ये टेस्ट है। ऑलराइट, सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स के बारे में हमने यही पढ़ा है कि ये टेस्ट है, ये किसी न किसी थ्योरी पे बेस्ड होता है। अब MMPI जो है वो एक काइंड ऑफ क्लिनिकल टेस्ट है, उसके पीछे क्या थ्योरी है वो ऐसे मेंशन नहीं है, नहीं हमने उस थ्योरी को अभी तक पढ़ा है, लेकिन आगे लाइक आइसिंग और जो नेक्स्ट है 16PF, इन दोनों की थ्योरीज को हमने पढ़ा है, और उन दोनों की थ्योरीज पे बेस्ड ये टेस्ट जो है वो बनाए गए हैं। ऑलराइट, ओके, आइसिंग का जो टेस्ट है डेवलप्ड बाय आइसिंग, as we know, as the name says, EPQ, Ising personality questionnaire. This test initially assessed 2 dimensions of personality. Initially क्या था, शुरुआत में जब ये टेस्ट बना था तो ये 2 ही डायमेंशंस को टेस्ट करता था, 2 ही डायमेंशंस को स्टडी करता था, जिसको हम क्या कहते हैं, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एक डायमेंशन, इमोशनली स्टेबल एंड इमोशनली अनस्टेबल दूसरी डायमेंशन। इमोशनली अनस्टेबल को हम क्या कहेंगे, न्यूरोटिक। ठीक है, ये याद रखें कि इमोशनली जो अनस्टेबल होते हैं लोग, उनको हम न्यूरोटिक कहते हैं। ऑलराइट, ओके, तो हमने वहां पे न्यूरोटिसिज्म के बारे में पढ़ा है, और हमने वहीं पे क्या पढ़ा है, साइकोटिसिज्म के बारे में पढ़ा है। अब इमोशनली अनस्टेबल लोग, उनको हम क्या कहेंगे, इमोशनली अनस्टेबल। ऑलराइट, ओके,
तो पहले यहाँ पे क्या था, दो ही डायमेंशंस के बारे में आइजंक ने बात करी थी। इनिशियली जो टेस्ट इन्होंने बनाया था वो सिर्फ और सिर्फ दो ही डायमेंशंस के बारे में स्टडी करता था। देन आफ्टर दैट ये जो डायमेंशंस थी ये 32 पर्सनैलिटी ट्रेट्स पे बेस्ड थी, ठीक है। यानी कि जो क्वेश्चंस थे वो 32 पर्सनैलिटी ट्रेट्स को असेस कर रहे थे, उनके ऊपर बेस्ड थे। लेटर ऑन व्हाट हैपेंड इज आइजंक ने ऐड किया एक और थर्ड डायमेंशन जिसको हम साइकोटिसिज्म बोलते हैं। अब जो साइकोटिसिज्म है ये साइकोपैथोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है। साइकोपैथोलॉजी, इसका अपोजिट क्या हुआ, सोशियबिलिटी। साइकोपैथोलॉजी एंड अपोजिट टू दैट इज सोशियबिलिटी, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स, अब साइकोपैथोलॉजी क्या है वो आप पढ़ेंगे। इट रिप्रेजेंट्स अ लैक ऑफ फीलिंग फॉर अदर्स, दूसरों के लिए फीलिंग्स नहीं है। साइकोपैथोलॉजी का सिंपल मतलब है कि इंसान दिमागी तौर पे बीमार है। ऑलराइट, साइकोटिक जो पर्सनैलिटी होती है वो ऐसे लोग होते हैं जो सोसाइटी के रूल्स के अपोजिट चलते हैं, ना रूल्स को फॉलो करते हैं ना रूल्स को वो समझते हैं। दूसरों के लिए कोई फीलिंग नहीं होती, दूसरों को हार्म करके, दूसरों को नुकसान पहुंचा के उनको खुशी मिलती है, दैट इज साइकोटिसिज्म, ठीक है। अब इसको पढ़ेंगे हम कि क्या लिखा हुआ है। इट रिप्रेजेंट्स अ लैक ऑफ फीलिंग फॉर अदर्स, अ टफ मैनर ऑफ इंटरैक्टिंग विद पीपल, लोगों से बात करते हैं तो गुस्से में, टफ मैनर में, एंड अ टेंडेंसी टू डिफाई सोशल कन्वेंशन, जो सोसाइटी के रूल्स हैं, कन्वेंशंस हैं, उनको डिफाई करेंगे, उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। A person scoring high on these dimensions tends to be hostile, egocentric and antisocial. जो इंसान, जिस इंसान में साइकोटिसिज्म हाई है वो क्या करता है, उसका नेचर कैसा होता है, वो हॉस्टाइल है, ईगोसेंट्रिक है एंड एंटी सोशल है। अपने आप के बारे में सोचना है, एग्रेसिव है और सोसाइटी के एकदम अपोजिट चलता है। ऑलराइट, दिस इज here like we have done with EPQ, Eysenck Personality Questionnaire, ठीक है, समझ आया। चलो नेक्स्ट चले, नेक्स्ट पे अब हम चलते हैं, दैट इज 16 पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चनर। इसको हम SPFB बोलते हैं, सॉरी 16 PFB बोलते हैं, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर। ये जो टेस्ट है ये बनाया है किसने, कटेल ने। इट्स नॉट कैटल, कटल कुछ और मत बोलना इसको, इट्स कटेल, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं, जनरली बोलते हैं। सो कटेल ने इस क्वेश्चनर को बनाया है और ये जो पर्टिकुलर टेस्ट है ये किस तरीके से है कि जो पर्सनालिटी के फैक्टर्स हैं उन पे बेस्ड टेस्ट है। फैक्टर्स कैसे हो सकते हैं, हमने थ्योरी पढ़ी थी कटेल की, सोर्स ट्रेट्स एंड सरफेस ट्रेट्स वाली पढ़ी थी ना, ये उस थ्योरी पे बेस्ड है। अब थ्योरी में उन्होंने क्या मतलब बात करी थी, किस तरीके की थ्योरी दी थी उन्होंने क्या किया था, डिक्शनरी में जितने भी एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं उनको उठाया था और उन पे बेस्ड उन्होंने एक ह्यूमन बीइंग की पर्सनैलिटी में कौन से ट्रेट्स हो सकते हैं वो सारे ट्रेट्स उन्होंने बताने की कोशिश करी थी। और वो सब बताते हुए उन्होंने मेजरली 16 ट्रेट्स, ये 16 जो फैक्टर्स हैं वो उन्होंने बनाए थे या दिए थे, वी कैन से। ऑलराइट, कि बेसिक जो है वो 16 फैक्टर्स हैं, इन्हीं के कॉम्बिनेशंस में आके बाकी के जो फैक्टर्स हैं, बाकी की जो पर्सनैलिटीज है वो बनती हैं। ऑलराइट, अब इस टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, टेस्ट में है क्या। द टेस्ट प्रोवाइड्स विद द डेक्लरेटिव स्टेटमेंट्स एंड द सब्जेक्ट रिस्पॉन्ड्स टू अ स्पेसिफिक सिचुएशन बाय चूजिंग फ्रॉम अ सेट ऑफ गिवन ऑल्टरनेटिव्स। डेक्लरेटिव स्टेटमेंट्स गिवन है और उसके नीचे ऑल्टरनेटिव्स गिवन है। तो हम देखते हैं यानी कि सब्जेक्ट अगर कोई ऑल्टरनेटिव चूज कर रहा है तो वो बता रहा है कि वो एक सिचुएशन में किस तरीके से रिस्पॉन्स देगा।
ऑलराइट, इस तरीके के सारे मतलब मैक्सिमम जो इसमें क्वेश्चंस है वो होते हैं। टेस्ट कैन बी यूज्ड विद हाई स्कूल लेवल स्टूडेंट्स एज वेल एज विद अडल्ट्स। ये टेस्ट कॉलेज में और स्कूल में दोनों ही उसमें हम लेवल पे यूज कर सकते हैं। और जो EPQ पढ़ा था इसके पहले हमने, वो भी हम स्कूल लेवल पे और कॉलेज लेवल पे यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, और ये जो टेस्ट है 16 PF, ये ज्यादातर होता है यूज करियर गाइडेंस के लिए या वोकेशनल एक्सप्लोरेशन के लिए। यानी कि आज की अगर मैं बात करूं, आज के टाइम पे जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टेस्ट है वो यही होते हैं। 16 PF है, EPQ है, और एक दो टेस्ट इस तरीके से और भी हैं। MMPI जो है वो ज्यादातर हॉस्पिटल्स में यूज होता है, स्कूल्स कॉलेजेस में आप नहीं देखेंगे इस टेस्ट को। ठीक है, इसके अलावा जैसे अगर हमें लोकस ऑफ कंट्रोल देखना है तो उसके लिए टेस्ट अलग होते हैं, और इंडिविजुअल की हमें अगर IQ देखना है तो उसके लिए टेस्ट अलग अलग है। तो मतलब कई ऐसी मेजर टेस्ट है जो मैक्सिमम यूज होते हैं, और ये उनमें से है। ठीक है, बस जितने 3-3 4-4 पॉइंट्स हैं हर एक टेस्ट के बारे में आपको वो याद करने हैं, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, अब कंफ्यूजन होती है किसने बनाया कैसे बनाया। अब आप ये देखें ना कि जो टेस्ट है वो किस स्टेटमेंट पे, किस थ्योरी पे बेस्ड है। आइसिंग है तो बता रहा है, आइसिंग का टेस्ट दिया हुआ है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। 16% इफेक्ट कटेल ने दिया, ये हमने इनकी थ्योरी भी पढ़ी है। तो थ्योरी में और इसमें बहुत सारी सिमिलैरिटी है, तो उसमें आपको कंफ्यूज होने की इतनी जरूरत नहीं है। और जहां पे कंफ्यूजन वाली अगर स्कोप होगा तो वहां पे मैं और अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन करूंगी। और फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, देन प्लीज लेट मी नो, और यू कैन सेंड मी अ टेक्स्ट ऑन माय टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज गिवन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और या फिर आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। तो प्लीज लेट मी नो वट एवर योर डाउट्स आर, तो उसके बाद हम उन चीजों को डिस्कस भी करेंगे, है ना। ठीक, आगे चलते हैं। दिस इज द लास्ट स्लाइड फॉर टुडे, लिमिटेशंस ऑफ सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स। ये लास्ट स्लाइड है आज की। इसके आगे प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है, वो हम कल की क्लास में करेंगे। ऑलराइट, ओके। सो लिमिटेशंस क्या है, सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स की क्या लिमिटेशंस है। मेजर दो लिमिटेशंस है। फर्स्ट वन इज सोशल डिजायरेबिलिटी, द सेकंड वन इज एक्वेंसेस। ठीक है, सोशल डिजायरेबल मतलब आप कोई टेस्ट कर रहे हैं तो जनरली लोगों के दिमाग में क्या चीजें आ जाती है, जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं जिन पे हम टेस्ट को अप्लाई कर रहे हैं, उनके माइंड में क्या आता है कि ये टेस्ट लेने वाला इस टेस्ट को पढ़ेगा। तो हम ऐसे आंसर्स देते हैं जिनको सुन के सामने वाले इंसान को खुशी होगी। यानी कि इंस्टेड ऑफ गिविंग राइट आंसर्स जो आपके लिए एप्लीकेबल है, वो आंसर्स ना देके ये लोग क्या करते हैं, वो आंसर्स देते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं। गॉट इट। अब आप मुझे बताएं, आपके घर पे अगर गेस्ट आते हैं तो जिस तरीके से आप बिहेव करते हैं, क्या आप एक्चुअली वैसे हैं, या अगर आप किसी गेस्ट के किसी रिलेटिव के घर पे जाते हैं, वो अगर सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, 5 बजे उठते हैं, तो आप भी सुबह जल्दी उठ जाएंगे। अपने घर में चाहे आप भले ही 10 बजे उठते हैं, बट आप किसी रिलेटिव के घर जाते हैं तब आप वहां पे जल्दी उठते हैं, उठ जाते हैं ना जल्दी, है ना। तो ये क्या है कि ये आपका एक्चुअल बिहेवियर है? नहीं, वो सोशल डिजायरेबिलिटी है। आप वैसे बनने की कोशिश करते हैं जैसे वो आपको देखना चाहते हैं, एंड इट्स नॉट द राइट अप्रोच। अप्रोच मतलब ठीक है, आप 1-2 दिन के लिए गए हैं, इट्स फाइन, आपको वैसा करना होगा जैसा वो चाहते हैं, इट्स कम्प्लीटली फाइन, वो उनका घर है। लेकिन अगर आप वही चीज टेस्ट में अप्लाई करने लगेंगे तो क्या आपकी एक्चुअल पर्सनैलिटी के बारे में पता लग पाएगा? नहीं लग पाएगा। तो वो गलत हो जाता है। दैट इज अ लिमिटेशन। आप टेस्ट लोगों को पकड़ा देते हैं, आप थमा देते हैं कि आप इसको फिल करके हमें दीजिए, तो वो सोशली डिजायरेबल आंसर्स देने की उनकी टेंडेंसी ज्यादा होती है। ठीक है, इसीलिए हम उनको बताते हैं कि आपका टेस्ट कोई नहीं पढ़ने वाला, प्लीज आंसर ऑनेस्टली, बोलते हैं हम इनको ऐसा। ओके, इसको हम एक बार रीड कर लेते हैं। इट इज अ टेंडेंसी ऑन द पार्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट to endorse items in a socially desirable manner। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, एक्वेंसेंस क्या होता है? इट इज अ टेंडेंसी ऑफ द सब्जेक्ट टू अग्री विद द आइटम्स एंड क्वेश्चंस।
आइटम में लिखा क्या है, आइटम में पूछा क्या है, क्या किस टॉपिक किस चीज के बारे में बात हो रही है, वो हमने नहीं पढ़ा ध्यान से, हमने हर एक पे यस 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 मार्क कर दिया। करते हैं लोग ऐसा, जो वो टेस्ट पढ़ेंगे, आंसर स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसमें सोचेंगे क्या आंसर दे, कैसे करें क्या नहीं करें, उसको इग्नोर करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, ये लोग हर एक आंसर में यस 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 या फिर नो 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 मार्क कर देते हैं। इज इट अ राइट अप्रोच? नो। तो ये एक काइंड ऑफ क्या है, लिमिटेशन है। ठीक है, सो आइटम्स एंड आंसर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कंटेंट, कंटेंट क्या है, पूछा क्या क्वेश्चन में, वो नहीं बताएंगे, अपने अकॉर्डिंग यस 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 या नो 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 मार्क कर देंगे। It often appears in the form of saying yes to items. These tendency render the assessment of personality less reliable. इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो पर्सनैलिटी की असेसमेंट है वो लेस रिलायबल हो जाती है, हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडे। और बाकी की जो है चीजें हम बाकी कल करेंगे, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। ठीक है, हाफ एन आवर हो चुका है, हमारे टास्क का टाइम हो गया है। दैट इज इट फॉर टुडे। कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इधर इन द कमेंट सेक्शन और सेंड मी टेक्स्ट ऑन माय टेलीग्राम चैनल। द नेम ऑफ द चैनल इज साइकी चैट विद शिखा, और उसका जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो यू कैन सेंड मी अ टेक्स्ट एनी टाइम। ठीक है, चलिए, टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो।